So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Learner K12. This video is basically upon all those students जो कि इस बार CUET देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी थी DU को लेके, दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके कि सर हमने देखा है वहाँ के वेबसाइट पे कि हमने 12th के जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको ही डोमेन में लेना है और मैं ऐसे सब्जेक्ट से हूँ, लाइक मैं PCM से हूँ, मैं स्ट्रीम चेंज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्या डोमेन सेलेक्ट करना चाहिए। या मैं ह्यूमैनिटीज़ से ही हूँ, बट मैं जिस सब्जेक्ट में अभी हूँ उस सब्जेक्ट में मेरा उतना बढ़िया स्ट्रेंथ नहीं है, उस सब्जेक्ट की उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कोई और सब्जेक्ट लेने की। तो किस प्रकार से मुझे जो डोमेन है वो सेलेक्ट करना चाहिए। पहले तो इस बात में सच्चाई जानेंगे कि कितनी हद तक इस बात में सच्चाई है कि आपको केवल उन्हीं सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है जो आपने 12th में लिया है, वो DU की वेबसाइट पे है भी या नहीं, या ये ऑथेंटिक है भी नहीं। देन हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। तो दो पार्ट होने वाला हमारे इस वीडियो का। पहला जिसमें हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे अलग अलग कोर्सेज के, एंड स्पेसिफिकली इसमें मैं BA कोर्सेज को ही शामिल कर रहा हूँ क्योंकि BCom और BSc में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं। आई विल सी कि आपको अगर कमेंट बॉक्स में ही आपकी कोई चांस हो सकती है तब तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इस पर एक डिफरेंट वीडियो लाऊंगा BCom एंड BSc ऑनर्स वालों पे। सो गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट BA कोर्सेज में मैं प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, ऑनर्स के बारे में भी बताऊंगा। BA कोर्सेज में बहुत सारी कैटेगरी होती है। एक आपके लिंग्विस्टिक कोर्सेज की आएगी, एक आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज की आएगी, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। एक कैटेगरी आती है आपकी वोकेशनल स्टडीज वाले कोर्सेज की। तो इन सबको हम लोग देख लेंगे एक ही बार में करके। नाउ अगर आप लोग नए इस चैनल पे, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आई एम नॉट सेइंग यू टू सब्सक्राइब द चैनल येट, क्योंकि अभी तक आपने हमारे कंटेंट के डेप्थ को समझा नहीं है, परखा नहीं है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इफ़ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग, इसको शेयर करें। इफ़ यू फाइंड द चैनल वर्थ सब्सक्राइबिंग, अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा कुछ फ़ायदा होता है तो उसको भी आप कर लें। एंड इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एंड बहुत आस्क टॉपिक पे बात करूंगा, क्योंकि अभी फॉर्म्स सारों ने भरना शुरू कर दिया। वैसे तो हमने कहा है कि हम लोग जब तक एक वीडियो ना लाएं तब तक आप ना भरो। ऐसा नहीं है कि 15-15, 20-20 दिनों तक ये जो साइट्स है वो क्रैश ही रहेंगी। अगर आपको डर लगता है कि साइट्स क्रैश हो जाएंगी 3 या 4 घंटे के लिए, ऐसा होता है, हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता। इनकेस अगर अभी आप भर रहा हो तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है कि सर ये जो जनरल टेक्स्ट का सेक्शन है, जिसमें मैथमेटिक्स हो गया, सॉरी क्वान्टिटेटिव, जिसमें आपका क्वांट्स हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, GK GS करंट अफेयर के पोर्शन है, तो हमें उस जनरल टेस्ट के लिए अपेयर होना है या नहीं होना है, उसको लेके मैंने जो है एक बहुत बढ़िया जो PPT है तैयार करा है, एंड उस क्वेरी को मैं इस वीडियो के एंड में शांत करूंगा। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड अब शुरुआत करते हैं अलग अलग कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 कोर्सेज को कंसिडरेशन में लिया है। वैसे तो मैंने आपको कह दिया कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं DU में। 3 सबसे अहम हैं जिनको बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं: BA ऑनर्स इन ज्योग्राफी, BA ऑनर्स इन हिस्ट्री, BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। और भी बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, लाइक हमारा फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सब के लिए भी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी ही है। अब रिक्वायरमेंट क्या उन्होंने दिया? रिक्वायरमेंट उन्होंने दिया हुआ है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। लैंग्वेज आप कोई सा भी ले लो, लैंग्वेज आप मतलब एग्जाम आपको किसका देना है। एंड देन एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। डोमेन में आप कोई सा भी 3 एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम के लिए है, मतलब यहाँ पे कहा गया कि 3 आपको डोमेन के एग्जाम देने पड़ेंगे और एक आपको लैंग्वेज का देना पड़ेगा। अब डोमेन में कौन सा एग्जाम देना है वो उन्होंने यहाँ पे अगले कॉलम में स्पेसिफाई किया हुआ है। पहला, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो इन्होंने लिस्ट ए निकाली हुई है जिसमें सेक्शन 1A और B आती है। कुल मिला के उसमें 33 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज। ओके, देन एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2 से एक सब्जेक्ट, या लिस्ट B1 से एक सब्जेक्ट। मतलब आपको जो 3 डोमेन के सब्जेक्ट लेने हैं उनमें से आपको B1 से 2 लेने हैं। एक कॉम्बिनेशन बनेगा B1 से 2 और एक B2 से। ठीक है, और एक बनेगा आपने तीनों के तीनों ले लिए हैं B1 से, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगर आपने 3 डोमेन लेने हैं तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी कि मैंने 3 B1 से ले लिया, एक B2 से। और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा मैंने 2 B1 से ले लिया और एक B2 से। और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें मैंने तीनों जो है वो B1 से लिया है। अब सर मुझे ये बताइए कि B1 और B2 में क्या फ़र्क है, ऐसा इन्होंने कैटेगराइजेशन क्यों किया हुआ है? तो यहाँ पे मैं अगर आपको कोर्सेज का लिस्ट दूँ तो इन्होंने, एंड ये कैटेगराइजेशन केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने करा है और किसी ने नहीं किया है। तो और कहीं पे अगर आपको डोमेन की रिक्वायरमेंट मांगती है यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे उन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है कि भाई B1 और B2, ये सिर्फ इन्होंने करा है। ये इसलिए करा है क्योंकि इन्होंने B1 में सारे के सारे कोर सब्जेक्ट को रख दिया। ये अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे ना, सारे कोर सब्जेक्ट हैं जो अमूमन बच्चे लेते हैं, यूजुअली बच्चे लेते हैं अपने 12th में।
और B2 में सारे के सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं जो बच्चे ऐसे मार्क्स के लिए ले लेते हैं कि भाई चले म्यूजिक में थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा आता तो वो ले लिया, फाइन आर्ट्स मेरे इंटरेस्ट में था थोड़ा सा और इसमें मार्क्स भी उठते तो ये ले लिया, फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स स्कोर करना आसान है तो एक सब्जेक्ट जो है वो ऐसा लेते थे ताकि जो बोर्ड की हमारी परसेंटेज वो बढ़ जाए। उन बच्चों का भी यहाँ पे थैंकफुली ड्यू ने ध्यान रखा है। तो इनमें सारे के सारे आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, नॉलेज, ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस इन इंडिया, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, और इन सब का सिलेबस भी डाला हुआ है। अगर आपका म्यूजिक है, हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, सबका सिलेबस है। आप जिस ग्रुप में जुड़ो, मैं आपको सारे सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। या कोई भी क्वेरी अगर आप ग्रुप में पूछोगे ना, सिंपल बच्चे भी आके आपको बता देंगे हमारे, वो ऐसी कम्युनिटी हमने बिल्ड की है वहाँ पे। सो ये B1 और B2 में उन्होंने कहा, और कहा या तो आप B2 से एक ले लो या B1 से दो ले लो, एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, या तीनों का तीनों B1 से ले लो। इन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप B2 से केवल एक ही ले सकते हो, ऐसा नहीं कि तीनों का तीनों B2 से ले लिया, इसमें तो कोई वजह रहेगी नहीं, सबके सब बच्चे बड़ा भयंकर स्कोर मारेंगे, क्योंकि इसमें तो सारे आसान सब्जेक्ट है। मास कॉम की तैयारी हो तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग भी सकता है, बट म्यूजिक की तैयारी में, फाइन आर्ट्स की तैयारी में कितना ही टाइम लगेगा, क्योंकि आपको तो पता ही, आपने 12th बोर्ड दिया हुआ है। तो दिस इज द थिंग, उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बताया जिसमें एक B2 का लेना है, दो B1 का, और एक कॉम्बिनेशन जिसमें तीन B1 का लेना। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बी ऑनर्स ज्योग्राफी के लिए भी कॉमन है, ये बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए भी कॉमन है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं सबके लिए कॉमन है। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में अलग अलग रिक्वायरमेंट है जिसको मैं अभी वेबसाइट पे दिखाऊंगा। बाकी जितने भी ऐसे कोर्सेज को ऑप्ट कर रहा हो, चाहे सोशियोलॉजी हो गया, चाहे फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया, सारी चीज़ों कॉमन है। एक लैंग्वेज प्लस तीन डोमेन, एंड वो जो तीन डोमेन है उसमें से एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि दो आप B1 से ले लो, एक B2 से, या तीनों की तीनों आप B1 से ले लो। इसमें बच्चों को कोई डाउट नहीं थी, इसमें जितने भी चैनल वाले हैं सब ने सही बताया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट क्रिएट होती है वहाँ पे जब वो लोग जाते हैं DU के वेबसाइट पे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या DU के ब्रोशर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए वहाँ पे तीसरे पॉइंट में मेंशन है कि स्टूडेंट्स मस्ट अपीयर इन ओनली दो सब्जेक्ट, CUET के लिए वही सब्जेक्ट वो उठाए, अपीयर करे जो उन्होंने 12th में पास किया हो, मतलब पढ़ा हुआ हो। इसका क्या मतलब हुआ, अब इससे हमारा इसका क्या लेना देना है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो पहले हम लोग इसकी पुख्ता जांच करने के लिए DU के वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि कहाँ ये चीज़ ऑथेंटिक है भी या नहीं है। सो मूविंग टुवर्ड्स द वेबसाइट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा वेबसाइट खोला हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें अगर आप थर्ड पॉइंट पे आओगे तो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट जो कि उन्होंने क्लास 12th में पास किया हुआ है। अब इसका मतलब हुआ कि आपने जो 12th में लिया हुआ है उसी में आप अपीयर करो CUET में, तो हम मानेंगे, वैलिडेशन देंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि जब आप ब्रोशर पढ़ोगे तो जो प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, मैंने इसमें प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी चेक किए, वहाँ पे इन्होंने सिर्फ कहा है, जैसे आप देखो ना यहाँ पे मैंने PPT में क्या आपको दिखाया है, सब जगह पे वही लिखा हुआ है कि any1 any2 फ्रॉम B1, any1 फ्रॉम B2, या any3 फ्रॉम B1। तो एनी का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी उठा सकते हो। और सिंपल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको वही लेना है जो आपने 12th में लिया है। ब्रोशर में सारी जगह पे वही मेंशनड है, जो प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स CUET की वेबसाइट पे सब जगह पे वही मेंशनड है कि आप कोई भी उठा लो। और ये इसलिए और ज़्यादा बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रिक्वायरमेंट्स को, तो BSc ऑनर्स के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं ना उसमें इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो यही लेना है। तो इसमें अगर कोई बच्चा आर्ट्स का है वो तो कभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके बेस ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे BSc के हैं वो चाहते हैं कि हमें स्ट्रीम चेंज करना है, तो उनके लिए समस्या खड़ी होगी कि हमें PCM ही पढ़ना पड़ेगा या कोई और ले सकते हैं। या जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के हैं वो चाहते हैं कि मेरा कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं कमज़ोर हूँ सर, तो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि उस सब्जेक्ट को उठा के मैं कोई और प्रिपेयर कर लूँ। आप लोग तो प्रिपरेशन कराने ही वाले हो, तो आप लोग पढ़ा देना वो सब्जेक्ट जो मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, भले ही वो मेरे 12th में नहीं है। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए, DU ने तो कह दिया है। अब DU के डीन ऑफ एडमिशन का जो स्टेटमेंट मैंने देखा वहाँ पे भी उन्होंने कहीं पे मैंडेटरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, बट इस PPT को पढ़ा जरूर है कि 12th के ही सब्जेक्ट जो है वो आप CUET में अपियर करोगे तो ही हम इसको मानेंगे, मतलब मान्यता देंगे, वैलिडेशन देंगे। तो अब इसको लेके क्या किया जाए, हमारी डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। वैसे तो हमने उसको ट्विटर पर टैग किया हुआ है, DU की अथॉरिटी को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हुआ है, मेल किया हुआ है, NDA वालों को लगातार 2 दिन से कॉल कर रहे हैं, बट कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जैसे ही इस बात को लेके खुलासा होता है कि चले 12th का ही सब्जेक्ट लेना है तो हम आपको बता देंगे, अगर 12th का सब्जेक्ट नहीं लेना है, बियॉन्ड 12th भी ले सकते हैं तो भी बता देंगे। लेकिन मैं आपको अभी मज़दार में तो नहीं छोड़ सकता, आपको फॉर्म्स फिल करने, अपनी तैयारियां शुरू करनी है। इसके लिए मैंने सोचा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, इसको मैं बता दूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट और बता दूं, ये तो अभी 3 कोर्सेज का हमने देखा है। इसके अलावा BA के जितने भी कोर्सेज हैं ना, उनमें लिंग्विस्टिक कोर्सेज को छोड़ के सारी की सारी रिक्वायरमेंट सेम ही है। अगर हम लोग लिंग्विस्टिक कोर्सेज का
सीन खत्म करें, लिंग्विस्टिक कोर्सेज को थोड़ी देर बात करेंगे। अभी अगर हम लोग यहाँ पे आए या साइकोलॉजी से देखोगे तो वही है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और इसमें एनी 3 में से वही है 2B1 प्लस B2 या तीनों का तीनों B1 से। साइकोलॉजी में भी वही सीन है। जो लोग साइकोलॉजी करना चाहते हैं उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बीएससी इन साइकोलॉजी ड्यू में अवेलेबल नहीं है, आपको बीई करना पड़ेगा। इन केस अगर आपको साइंस में साइकोलॉजी करनी है तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि वो आर्ट्स के स्टूडेंट को भी रिक्रूट करेगी, उसको भी एडमिशन देगी वहाँ पे, बशर्ते आपका 12th में 60% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप SC/ST हैं, PWD कैटेगरी से हैं तो बस आप पास होंगे तब भी चलेगा, एंड आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको साइंस में साइकोलॉजी करनी है। तो बाकी साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आप आर्ट्स में पढ़ेगा, साइंस में पढ़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर फिलोसफी में वही चीज़ है जो हमने देखी है। फिर आता हमारा हिंदी पत्रकारिता। तो इसमें यहाँ पे लैंग्वेज में स्पेसिफाई कर दिया गया कि केवल आप हिंदी ही ले सकते हो। एक कॉम्बिनेशन है कि हिंदी प्लस जनरल टेस्ट दे दो, एक कॉम्बिनेशन है कि हिंदी प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, कोई भी 3 से डोमेन से उठा लो, और जहाँ पे भी 3 डोमेन से उठाने वहाँ पे यही आपको ऑप्शन दिए गए, या तो 2 B1 से उठा लो, एक B2 से, या या तीनों का तीनों B1 से। जर्नलिज्म में यहाँ पे फिर स्पेसिफिकेशन की हुई है कि यहाँ पे हिंदी ही उठाना है आपको। पत्रकारिता में जैसे हिंदी था, जर्नलिज्म में इंग्लिश है, और यस जर्नलिज्म में इंग्लिश है, हिंदी नहीं, इंग्लिश है। एंड बाकी इसमें या तो आप जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश दे दो, यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है ना, तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, या आपका इंग्लिश प्लस 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और ये जो डोमेन स्पेसिफिक है ये वही है 3, या तो आप B1 से ले लो, या 2 B1 एक B2। फिर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस वही बात बराबर ही है। ज्योग्राफी के लिए भी हमने देख लिया है, हिस्ट्री के लिए देख लिया, पोल साइंस के लिए देख लिया, सोशल वर्क के लिए देख लिया, सोशोलॉजी के लिए सेम है। इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे बात आती है, सेक्शन 1 से कोई सा भी लैंग्वेज उठा सकते हैं, 2 डोमेन का उठाएंगे। मैथमेटिक्स आपका रहना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी 12th मैथमेटिक्स है तब तो इसमें कहने की कोई बात ही नहीं, आप उठाओगे। अगर आपका 12th मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे इशू ये हो जा रहा है कि किसी बच्चे ने 12th में इकोनॉमिक्स लिया है बट उसने 12th मैथमेटिक्स नहीं लिया है, तो वो भले ही डोमेन की तैयारी कर सकता है मैथमेटिक्स के लिए, बट अगर वो ये माने कि वो उन्हीं सब्जेक्ट में अपीयर हो सकता है CUET के जो 12th में उसने पढ़ा है, तब तो वो मैथमेटिक्स का एग्जाम दे सकता है, बट DU की जो अथॉरिटी है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक बाइफर्केशन आप लेके चले कि CUET ने कोई मनाही नहीं की हुई है कि आपको इन्हीं सब्जेक्ट में अपीयर होना है। DU ने कह दिया कि 12th के ही सब्जेक्ट को हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। उसको भी इन्होंने अपने एक पोर्टल पे, जो वेबसाइट है उनका, एक जगह पे कुछ और लिखा है, दूसरी जगह पे कुछ और लिखा है। यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है स्पेसिफिकली फॉर द BA स्टूडेंट। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको लेके, लेकिन हम लोग आपको इस वीडियो से सोल्यूशन भी देना चाहते हैं कि अभी आप फॉर्म भरो या अपनी तैयारी शुरू करो तो किस लेवल की आपकी जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है वो होनी चाहिए। बाकी मल्टीमीडिया मास कॉम के लिए वही है कि आपका एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, और डोमेन में आपको केवल मास मीडिया लेना है, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म करना है तो इंग्लिश या हिंदी ले लो, प्लस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी है। BA प्रोग्राम के लिए एक लैंग्वेज लेना है सेक्शन 1 में से, प्लस 3 डोमेन ले सकते हो, ठीक है। सेक्शन 2 में से अगर आप डोमेन 3 नहीं लेना चाहते तो एक डोमेन ले लो, एक लैंग्वेज ले लो और जनरल टेस्ट दे दो, हमारा इतने से काम हो जाएगा। और ये जो डोमेन दूसरा वाला हमने कहा ना कि एक लेना, तो वो B1 से भी ले सकते हैं, B2 से भी ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने ब्रोशर वगैरह सब डाल दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इशू अभी आ जा रहा, अब लैंग्वेज की भी बात कर ले तो लैंग्वेज में अगर कुछ कोर्सेज हैं, वैसे मैं लैंग्वेज वाले बच्चों को कह दूँ कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, लैंग्वेज के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ब्रोशर बहुत लंबा है, हो सकता है आपने पढ़ा नहीं हो, तो उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें दी गई है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है इन फ्यूचर, अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज के लिए DU को ऑप्ट कर रहे हो तो। जैसे इटालियन की अगर बात करें तो इटालियन प्लस एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम डोमेन, इसमें वही जहाँ पे भी 3 डोमेन से लेने को कहा गया वहाँ पे यही है, 2 B1 एक B2 या तीनों का तीनों B1। यहाँ पे वो है इटालियन के साथ 3 डोमेन या कोई और लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन। कहीं कहीं पे ब्रोशर में दिया गया है कि इस प्रोग्राम के एडमिशन के लिए हम लोग पहले इटालियन प्लस, जैसे मान लो इटालियन के लिए हमने लिख दिया तो पहले इटालियन प्लस जिन्होंने इटालियन में एग्जाम दिया है प्लस 3 डोमेन दिया उसको कंसिडर करेंगे, वहाँ से जब सीट खाली बचेगी तो फिर जिन्होंने किसी और लैंग्वेज में एग्जाम दिया हुआ है उसको देखेंगे। तो इस चीज़ को लेकर मैं एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा कि क्या इसमें कितनी सत्यता है, और अगर ऐसा सीन है तो हमें क्या करना चाहिए। इटालियन तैयारी करनी या पर्शियन की तैयारी करनी कोई आसान चीज़ तो है नहीं, ठीक है। 2 महीने 1.5 महीने में लैंग्वेज कैसे आप सीख जाओगे, लैंग्वेज अलग चीज़ है, आपने कभी इसको नहीं पढ़ा हुआ है। और इनको इतना सेंस होना चाहिए था कि लैंग्वेज आदमी क्यों लेता है, क्योंकि उसने नहीं सीखा है, नई चीज़ सीखना चाहता तभी तो लेता है ना। अब नई चीज़ हमें सीखनी है, आपने लाइक इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आपने दिया और आप जाते हो कंप्यूटर साइंस सीखने, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देके जाते हो ना। उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई आप कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दोगे, जब तक आपका हमारा कंप्यूटर साइंस का स्कोर नहीं मिलेगा तब तक आपको ब्रांच के तौर पे CS नहीं मिलेगा। तो ये तो वाहियात चीज़ होगी फिर। तो यहाँ पे इन्होंने DU ने भी ऐसा ही कर दिया है। अब देखते हैं कि कितनी हद तक इनकी जो चीज़ें हैं वो सुधरती हैं। लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, लगातार जो अथॉरिटी है उनको मेल किया जा रहा है, कहीं भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सो दिस इज़ बेसिकली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें अब कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है।
एक संस्कृत को लेके है, तो मैं उसको लेके भी बता देता हूँ। तो अगर संस्कृत को लेके रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इन्होंने कहा हुआ है कि आपको लैंग्वेज एक उठाना है, प्लस आपको संस्कृत जो है दूसरे में संस्कृत एज अ लैंग्वेज या डोमेन। संस्कृत जो है वो आपको लैंग्वेज में भी लिस्ट कर दिया गया। पहले वो 19 लैंग्वेज हुआ करता था सेक्शन 1 बी के कॉलम में, अब उन्होंने सेक्शन 1 बी के कॉलम में 20 कर दिया। तो संस्कृत ऐड हो गया। डोमेन में तो पहले से ही संस्कृत था। जो शास्त्रीय ऑनर्स वगैरह करना चाहते थे, ज्योतिष शास्त्र सीखना चाहते थे, धर्मशास्त्र सीखना चाहते थे, उन सबको संस्कृत ही अलाउड है। बीएचयू में संस्कृत ही उन्होंने रखा हुआ है। तो ऐसे इन्होंने कहा कि अगर संस्कृत में आपको एडमिशन चाहिए बी ऑनर्स में, तो एक सेक्शन 1 से उठा लो कोई सा भी लैंग्वेज, दूसरा संस्कृत उठा लो लैंग्वेज के तौर पे या डोमेन के तौर पे। संस्कृत तो उठाया फिर भी एक लैंग्वेज उठाना ही पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन, और उसके अलावा आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट उठाने हैं। फिर एक कॉम्बिनेशन है संस्कृत से एज ए लैंग्वेज उठा लो, प्लस आप जो है कोई सा भी 3 डोमेन उठा लो। फिर एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। जैसे नॉर्मल का है ना कि कोई सा भी लैंग्वेज उठा लो, प्लस कोई सा भी 3 डोमेन उठा लो। तो पहले 2 ऑप्शंस में तो संस्कृत का ज़िक्र है, तीसरे में नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने ब्राउज़र में ऐसा डाला हो कि हम लोग पहले 2 ऑप्शंस वालों का देखेंगे, जब वहाँ से हमारा सीट वैकेंट निकलेगा, तभी तीसरे ऑप्शन पे आएँगे। तो इन सब के ऊपर लिंग्विस्टिक प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको और तफ़सील से जो डिटेल चीज़ें वो बताऊँगा। यहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी खत्म हुई। अब हम लोग आते हैं डोमेन के सेक्शन में कि भाई कौन-सा डोमेन हमें सेलेक्ट करना है। तो डोमेन के सेक्शन की जहाँ तक बात आती है, तो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी हमारा आर्ट्स स्टूडेंट की, जिन्होंने आर्ट्स लिया हुआ है 12th में, वो क्या करें। पहला कॉम्बिनेशन क्या आता है अपना, पहला कॉम्बिनेशन आता है कॉम्बिनेशन 1। इसमें कंडीशन क्या है कि आपका B2 में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फाइन आर्ट्स हो गया, लीगल स्टडीज़ होगी, मास कॉम हो गया, म्यूज़िक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, योगा हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इन सब में से कोई एक होना चाहिए। पहला कॉम्बिनेशन, तभी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, उस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं B1 से। वैसा सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, 2 सब्जेक्ट B1 से जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, और एक B2 से जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है। अब सर कहोगे कि B2 से उठाने का क्या फ़ायदा है? तो B2 से अगर आप सब्जेक्ट उठाते हो, तो आपका क्या फ़ायदा हो जाएगा कि इसकी तैयारी बहुत ईज़ी हो जाएगी आपके लिए। म्यूज़िक की तैयारी करना, फाइन आर्ट्स की तैयारी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और याद रखिए कि ये जो 2 सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं, ध्यान रखिए कि आपका ऑनर्स करने का भी दिल इसी में हो। लगता है आपका अगर हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स है, तो आपने हिस्ट्री प्लस पोल साइंस उठा लिया, या पोल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स उठा लिया, ठीक है। तो ये मतलब इसमें हमें ऑनर्स करना है तो ये सहूलियत हुई, क्योंकि अगर आपको ऑनर्स किसी और में करना है, लेट सपोज कि आपका 3 सब्जेक्ट था, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस प्लस सोशियोलॉजी, ठीक है। अब उसमें से मैंने कह दिया, और तीसरा चौथा जो सब्जेक्ट है वो B2 का है, म्यूजिक। तो एक तो आप म्यूजिक उठा लोगे, ठीक है। तीसरा सोशियो पोल साइंस हिस्ट्री में से कोई भी कॉम्बिनेशन उठाना है। तो हमने क्या कहा कि आपको इनमें से कोई भी 2 उठा लो। तो आपने पोल साइंस और सोशियो उठा लिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाएगी, DU में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने 2 सब्जेक्ट जो उठाए वो 12th के ही हैं, और कोई से भी 2 उन्होंने कहा तो आपने उठा लिया। बट इन केस आपका DU में उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, आपका एडमिशन नहीं हो पाता, तो फिर आप अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो हिस्ट्री एलिजिबल नहीं होगे, ना तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, ना ही जामिया में, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा है कि डोमेन का इंग्लिश हिस्ट्री का ही स्कोर हम लोग देखेंगे। डोमेन का जो हिस्ट्री का स्कोर है वही देखेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट और प्लस हिस्ट्री का स्कोर देखेंगे, फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि ये जो 2 सब्जेक्ट आप B1 का सेलेक्ट करेंगे, वो वैसे 2 सब्जेक्ट हो जो आपको फ्यूचर में करने हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि आपने हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ा और इको करना है आपको, वो बेवकूफ़ी होगी। आपने इको पढ़ा ही नहीं है, आपको आपने मैथमेटिक्स भी नहीं रखा हुआ है, तो फिर कहाँ से आप सोच रहे हो कि इको करेंगे हम लोग। करने को किया जा सकता है, ख्वाहिशें कोई बुरी नहीं है, बट हमें थोड़ा-सा भी ज़मीन की तरफ देखना चाहिए, कहाँ पे जो असलियत है, हकीकत है, उसको भी एक बार देख के आगे चलना चाहिए। इफ़ यू कैन ट्राई, आप एब्सोल्यूटली ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। देन वी हैव कॉम्बिनेशन 2। ये ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपका B2 का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सारे के सारे आपके कोर सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके स्कूल वालों ने आगाह नहीं किया था कि भाई ये जो आसान सब्जेक्ट है वो ले लोगे तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएँगे। इसमें आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो है B1 से लेने पड़ेंगे। लैंग्वेज तो लेना ही पड़ेगा, और लैंग्वेज याद रखें मेरे भाई, अगर आप साउथ इंडिया से आते हैं तो इंग्लिश ही लें, ज़्यादा बेहतर होगा। और नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो इंग्लिश प्लस हिंदी कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में लाइक BHU ने इंग्लिश और हिंदी को ही मैंडेटरी रखा हुआ है, वहाँ पे कन्नड़ या बंगाली लेके आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कहीं-कहीं पे इंग्लिश है, ज़्यादातर जगह इंग्लिश है, और 1-2 जगह पे अगर आप देखोगे तो तेलुगु वगैरह है, तो वहाँ पे इंग्लिश आपकी काम आएगी। टेस्ट में भी इंग्लिश ही है, तो कोशिश करें अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश ही लें। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई और लैंग्वेज की जगह हिंदी ले लो, ठीक है? तो फिर आपका जो वो स्कोप है वो बढ़ जाएगा एडमिशन का। कॉम्बिनेशन 2 में अगर बात करें तो इसमें आपका कोई भी B2 का सब्जेक्ट नहीं है, 3 ले लिए B1 से। और अगर हमें लगता है कि सर हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स में मुझे इकोनॉमिक्स यही 3 मैं ले सकता हूँ, क्योंकि बाकी जो 2 सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज और एक हमारा मैथमेटिक्स है, तो मैं इसको तो नहीं ले सकता। तो मैंने ये 3 ले लिया, और इसके अलावा मैं क्या करूँ, मैथमेटिक्स में प्रिपेयर नहीं कर सकता, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स में कर सकता हूँ। इकोनॉमिक्स में थोड़ा-सा मुझे डाउट है। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपको डाउट है
यहाँ पे मैं ये जो 2 कॉम्बिनेशन है वो उनके हैं जो इको ऑनर्स नहीं चाहते, इको ऑनर्स के अलावा चाहते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट इको ऑनर्स वो एडमिशन चाहते हैं बीए ऑनर्स में। वो सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, कोई सा भी हो सकता है। तो 3 सब्जेक्ट आप बी1 से उठा लो। फॉर सेफ्टी आप एक सब्जेक्ट बी1 से उठा सकते हो, बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है। ये सब्जेक्ट हो सकता है आपके 12th से ना हो। इसमें क्या होगा कि इन केस अगर ड्यू ने कहा कि हम लोग ऐसे मार्क्स को भी देखेंगे जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है, फिर आप इसको ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये ऐसा सब्जेक्ट उठाना जो एज ए बैकअप आप देख रहे हो। जैसे आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो एज ए बैकअप अगर आप सोशियोलॉजी देख रहे हो, तो हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स के अलावा चौथा सब्जेक्ट आप सोशियोलॉजी उठा लो। इससे क्या होगा कि बहुत सारे अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर पाओगे सोशियोलॉजी के बैकअप ऑनर्स के लिए। तो ये है, वो भी मैं कहूँगा कि ये जो कंडीशन अप्लाइड वाला सब्जेक्ट है बी1 से उठाने का, ये आप तब उठाओ जब आप पूरी तरीके से श्योर हो कि सर ये जो मेरे 3 सब्जेक्ट अभी के हैं ना, वो मेरे से प्रिपेयर नहीं होंगे। और यकीन मानिए कि हम लोगों ने जिस तरीके से अपना कोर्स स्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है सीयूटी का, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो 5 सब्जेक्ट हमने डोमेन में रखा है, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। एंड मोस्टली जो बच्चे हैं यही करते हैं। अगर इन केस उनका लीगल स्टडीज़ या साइकोलॉजी है तो वो खुद से प्रिपेयर करें, इसमें अभी हम लोग उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर साइडली अगर कुछ मदद हो सकती है तो फिर उसके लिए वो तैयार रहेंगे। तो अगर आपके 3 सब्जेक्ट बी1 में आप ले रहे हो जो आपने 12th में लिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तैयारी के बाद कि आपको कोई चौथा सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर भी सेफ ज़ोन में रहने के लिए आप ले लो। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, अगर लगेगा कि इन्हीं तीनों से बेड़ा पार हो जाएगा, तो फिर इन तीनों को देख लेंगे। अगर लगेगा कि इन तीनों के अलावा चौथा भी लेना पड़ेगा क्योंकि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, या इन केस ड्यू कह रही है कि 12th के सब्जेक्ट के अलावा भी सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे, तो फिर मैं इसका जो मार्क्स है वो घुसा दूँगा। तो फिर ये आपका एक सेफ ऑप्शन होगा, लेकिन फिर वहाँ पे कंडीशन अप्लाइड मैंने डाल दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन 3 अगर आप इको ऑनर्स चाहते हैं बट आपका बी2 में कोई सब्जेक्ट है, लीगल स्टडीज़ या एंटरप्रेन्योरशिप कोई सा भी सब्जेक्ट आपका बी2 में है, सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। देखो, इको ऑनर्स ऐसा ही बच्चा चाह रहा होगा जिसके पास या तो मैथमेटिक्स है या तो इकोनॉमिक्स है। तो अगर मैथमेटिक्स है तो वो मैथमेटिक्स ले ले, फिर उसको एडिशनली कुछ लेना नहीं पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स तो लेना ही पड़ेगा। वैसे तो डीयू ने स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है, उन्होंने तो कहा कि आप मैथमेटिक्स ही लो, बाकी आपके जितने भी 3 सब्जेक्ट हैं 12th के वो ले लो। तो उसमें आपकी हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशियोलॉजी है वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए इकोनॉमिक्स ऐड करने को कह रहा हूँ क्योंकि आप इको में अगर डोमेन रख लेते हो ना तो जामिया में बैकअप आपका तैयार हो जाएगा। जामिया ने कहा है कि डोमेन में हम लोग केवल इको का ही देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन के लिए। सिमिलरली आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक बैकअप तैयार हो जाएगा, वहाँ पे भी इको का ही वो लोग स्कोर देखेंगे प्लस जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज। तो इको को रखो इसमें। और इसके अलावा जो आपका एक अगर आपका बी2 है तो एक सब्जेक्ट बी1 से उठा लो और एक सब्जेक्ट आप बी2 से उठा लो। बी1 से सब्जेक्ट उठाना जो आपने 12th से पढ़ा हुआ है, और बी2 से भी ऐसा सब्जेक्ट उठाना जो आपने 12th से पढ़ा हुआ है। तो आपके कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 सब्जेक्ट हो जाएगा। इन केस मैथमेटिक्स गड़बड़ाता है थोड़ा बहुत तो हम लोग फिर इन तीनों से अपना जो ड्यू का ख्वाब है ना, इकोनॉमिक्स कोई और सब्जेक्ट में ले लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि सर मेरा तो 12th में मैथमेटिक्स है ही नहीं। तो आपका अगर 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो आप अभी क्या कर सकते हो, उन्होंने तो कहा हुआ है कि डोमेन मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो डोमेन की तैयारी तो शुरू कर दे। अगर इन केस हमने एग्ज़ाम दिया मैथमेटिक्स का और उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये 12th में नहीं था आपके, तो क्या आपने तैयारी की, ज़्यादा तैयारी करने से आपका कोई नुकसान तो होगा नहीं, ठीक है? हमने तैयारी की, नहीं हो सका तो नहीं हो सका। लेकिन अगर वो ऐन मोमेंट पे आके ये कह देते कि आपने 12th में भले ही वो सब्जेक्ट पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बट आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अगर हमने कहा है कि मैथमेटिक्स आपको लेना है तो आपने लिया होता, तो हम आपको एडमिशन देते, फिर आप पछताओगे। फिर आपको लगेगा कि सर मैंने मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी ले लो, तैयारी शुरू कर दो। बहुत सारे फ्री मटेरियल्स है ऑलरेडी मैथमेटिक्स। पीसीए में तो इतने मटेरियल्स अवेलेबल है कि आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं बहुत सारे चैनल्स का भी नाम ले सकता हूँ यहाँ पे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लिटरली। आपको कहीं पे भी किसी के कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो सीयूईटी के लिए। देन आपका आ जाता है कॉम्बिनेशन 4। इफ़ यू वांट इको ऑनर्स एंड डोंट हैव सब्जेक्ट इन बी2 में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, अगर इको ऑनर्स चाहिए तो आपका एक आगे मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स तो डोमेन में कहा ही उन्होंने लेने को, और इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि वैसे तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा इकोनॉमिक्स चाहिए, बट ये आपका एक बैकअप तैयार कर देगा जामिया का, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक्सेट्रा का। और 2 सब्जेक्ट आप बी1 से ले लो। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट में से है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या तो आपके 3 सब्जेक्ट में से इकोनॉमिक्स होगा तभी आप सोच रहे हो इकोनॉमिक्स लेने का, या 3 में से ही मैथमेटिक्स होगा तब भी आप सोच रहे हो, ठीक है? अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है ना, तो इकोनॉमिक्स है नहीं मैथमेटिक्स है, तो पर्सनली बीइंग अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इको-ऑनर्स में जाएँ। क्योंकि इको-ऑनर्स विल बी मोर लाइक कैलकुलेटिव वो हो जाएगा। मैथमेटिक्स है तो एडवांटेज है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है तो भी एडवांटेज है। अगर आपने दोनों में से कुछ भी कभी नहीं पढ़ा है ना, तो फिर आप बहुत सफ़र करेंगे कोर्सेज़ में। तो ये आप अपने रिस्क पे फिर इसको तैयार करें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, ठीक है? अगर आपका इकोनॉमिक्स भी नहीं है, मैथमेटिक्स भी नहीं है, फिर इन सब की तैयारी भी करनी पड़ेगी, एंड इन केस हमने कोर्स में एडमिशन भी ले लिया, तो वहाँ पे फिर आपका विल पावर में बात आएगी। इच्छा शक्ति कितनी है आप में सीखने की।
तो ये कॉम्बिनेशन 4 हो सकता है, मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1। और ये जो सब्जेक्ट हैं ये वो होने चाहिए जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं। हिस्ट्री पोल साइंस अगर पढ़ा तो वो ले लो, हिस्ट्री सोशियोलॉजी पढ़ा तो वो ले लो। दैट इज ऑल। ये दो जो कॉम्बिनेशन है ये फॉर ऑल द BA ऑनर्स एंड प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आप जनरल टेस्ट की जगह पे इसको भी कंसिडर कर सकते हो, उन्होंने 3 डोमेन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप जनरल टेस्ट नहीं देना चाहते तो सिंपल एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन का टेस्ट दे दो, उसके लिए ये दो कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए ये दो कॉम्बिनेशन आप कंसिडरेशन में रखो। इवन तो अगर मैथमेटिक्स है आपका, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट अगर हो तब भी आपका मैथमेटिक्स है, तो फिर भी मुझे मैं कहूँगा कि आपकी तैयारी अगर उतनी अच्छी नहीं हुई है देन प्लीज़ कंसिडर कि आप इकोनॉमिक्स के अलावा 2 सब्जेक्ट ऐसे लो जिनको एज ए बैकअप चुन रहे हो आप, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। इसमें मैंने हिस्ट्री को एज ए बैकअप चुना हो तो हिस्ट्री को मैंने इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि बाद में फिर ड्यू में तो कोई लफड़ा नहीं होगा, हिस्ट्री में इससे भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई सा भी 3 डोमेन है जस्ट आपने 12th से पढ़ा होना चाहिए तो आपको मिल जाएगा। बट जामिया वगैरह में फिर मुझे दिक्कत होगी अगर मैंने हिस्ट्री में डोमेन का एग्जाम नहीं दिया हुआ है तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ 12th आर्ट्स स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने सारे सिनेरियोज को कंसिडर करके ये कॉम्बिनेशन तैयार करा है। जहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है तो वहाँ पे आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देन बात करते हैं साइंस स्टूडेंट की। इसमें भी पहला कॉम्बिनेशन आता है उनका जो स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली उनकी। बाकी जो स्ट्रीम नहीं चेंज करना चाहते उनका तो भाई क्लियरली मेंशन्ड है कि PCM ही लेना है, तो आपको तो फिर वही लेना होगा, उसमें डोमेन का तो सिलेक्शन क्लियर है उधर। कॉम्बिनेशन 1, इफ़ यू हैव वन सब्जेक्ट फ्रॉम B2 में से कोई एक सब्जेक्ट है तो क्या करना, 2 सब्जेक्ट आपको B1 से उठा लेने हैं। PCM में से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट उठा लेना, फिर एक B2 से उठा लेना जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, और एक B1 से सब्जेक्ट उठाना जो आपने 12th में नहीं पढ़ा हुआ, बट वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको ऑनर्स करना है। जैसे आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है एंड आपने PCM में रखा हुआ है, तो एक आप कर लो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, 2 फ्रॉम B1 जो आपने पढ़ा हुआ है, प्लस आपका B2 में एक सब्जेक्ट है म्यूजिक, तो म्यूजिक उठा लिया। और चौथा सब्जेक्ट आप वो उठाओ जो आप ऑनर्स में करना चाहते हो, लाइक आपका हिस्ट्री हो गया, क्योंकि आपका हिस्ट्री 12th में तो है नहीं, तो DU में तो ये हो सकता है ना इसको कंसिडर करें, बट एज अ बैकअप ये आपने हिस्ट्री में डोमेन का टेस्ट दिया हुआ है तो जामिया के लिए तैयार हो जाओगे आप, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए तैयार हो जाओगे अगर आपने जनरल टेस्ट भी दे दिया तो। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि एक B1 का सेट को एक्स्ट्रा में जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है, ये आपका जो है जो आप जिसमें ऑनर्स करना चाहते हो वही उसी सब्जेक्ट को कंसिडरेशन में लो। कॉम्बिनेशन 2, अगर आपका B2 में से कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वही होगा हमारा पैटर्न। इसको हटा के तीनों सब्जेक्ट आप B1 से लोगे, PCM, ठीक है। अगर आपने तैयारी करी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप एक सब्जेक्ट ले लो B1 से जो ऑनर्स के रूप में आप चाहते हो, ठीक है। PCM का अगर हमें थोड़ा बहुत भी लगता है कि भाई मेरा केमिस्ट्री में थोड़ा सा सीन गड़बड़ है, तो इस सब्जेक्ट को लेके अगर DU अलाउ करती है कि आप उस सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर सकते हो जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है, तो फिर मैं इस सब्जेक्ट को ऐड कर दूंगा। करने को तो मैं 6 सब्जेक्ट ले सकता हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ कि 4 ही लो, ज़्यादा लोगे तो फिर आपको ही नुकसान है। 3 मैंने जो 12th में पढ़ा हुआ वो ले लिया, PCM ले लिया, और प्लस एक ले लिया जो मुझे ऑनर्स करना है। लेट्स सपोज मुझे पॉलिटिकल साइंस करना तो पॉलिटिकल साइंस ले लिया, क्योंकि ये मुझे बैकअप तैयार करके देगा। और एक ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि अगर DU इन केस ऐसा कहती है, हमने अथॉरिटीज़ वगैरह को मेल किया हुआ है, जैसे ही रिप्लाई आता है हम बताएंगे कि नहीं आपने 12th में जो पढ़ा है ज़रूरी नहीं कि वही आप दो, उसके अलावा भी दे सकते हो, तो फिर इसके मार्क्स को आप ऐड कर लेना। एक आपका ये हो जाएगा। फिर अगर आपका केमिस्ट्री का सीन गड़बड़ भी है तो फिजिक्स, मैथ्स और पोल साइंस के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है DU में, और पोल साइंस ऑलरेडी आपने लिया हुआ है तो चूंकि आपको इसमें ऑनर्स करना है तो जामिया वगैरह में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। फिर कॉम्बिनेशन 3, अगर आपको इको ऑनर्स चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स रखना ही पड़ेगा। अगर आपका बायोलॉजी है, PCB है, तब भी मैथमेटिक्स रखना पड़ेगा। प्लस इकोनॉमिक्स रख लो B1 में, भले ही वो नहीं है क्योंकि इससे बैकअप तैयार होगा। और इसके अलावा 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और एक फ्रॉम B2, ये दोनों आपने 12th में पढ़े होने चाहिए। अगर आपका B2 है तो, B2 नहीं है तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपको B1 से लेने पड़ेंगे। बट फॉर दोज हु आर अपियरिंग फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स तो ले ही लो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए अगर मैथमेटिक्स आपका 12th में नहीं था, नो वरी, उसको ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा क्या होगा, ज़्यादा थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे हमारा एक तो क्लियर हो जाएगा ना कि इन केस अगर DU कहती है कि आपने भले ही 12th मैथ्स नहीं पढ़ा है बट आपने अगर डोमेन में इसका एग्जाम दिया है और अच्छा स्कोर लाए हो तो हम लोग इसको आपको एडमिशन देंगे। फिर इसमें आपका ये एडवांटेज हो जाएगा। अगर आपने मैथ्स का एग्जाम नहीं दिया तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो सीन ही खट गया। इकोनॉमिक्स इसलिए मैं ऐड करने को कहता हूँ सबको क्योंकि ये एज अ बैकअप आपको देगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा तब तो वेल एंड गुड, उसको इंक्लूड कर दो। अगर आप PCM से वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा तो आप तैयारी कर सकते हैं, हम लोग डोमेन की तैयारी कराएंगे। अलग अलग पैकेजेस हैं, डोमेन के अलग पैकेजेस हैं। किसको अगर सिर्फ जनरल टेस्ट खरीदना तो उसके लिए अलग पैकेज है, किसी को कॉम्बो खरीदना है, किसी को केवल टेस्ट सीरीज खरीदनी है, तो सबके लिए अलग अलग पैकेजेस जो है वो हमने डिसाइड करा हुआ। सो दीज 4 आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू ऑल। इस हिसाब से आप अपना अपना दिमाग लगा के कॉम्बिनेशन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 7319697299। कभी भी कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर ही इस कॉल को उठा के आपको जो है सलाह देंगे, कंसल्ट करेंगे। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। ये हमारा सारा डोमेन सिलेक्शन का काम था। उससे पहले हमने जो क्राइटेरियाज थे वो देख लिए।
अब बात आती है कि ये चीज़ हमें बता दे कि हमारे लिए जनरल टेस्ट कितना लाभदायक होगा, कितना बेनिफिशियल होगा। विल जनरल टेस्ट बी हेल्पफुल और नॉट? तो जो भी बीएमएस, बीबी और बीबीए के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो उनको अपीयर होना ही चाहिए। प्लस ऐसे जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे वो ये सोच रहे हैं कि सर मैं जनरल टेस्ट दे सकता हूँ, दे सकते हो, लैंग्वेज दे ही सकते हो, बट उन्होंने कहा मैथमेटिक्स देने को, तो मेरे पास अगर मैथमेटिक्स नहीं तो मैं क्या करूँ? स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स। डोमेन में तो उसको कर ही लो, क्योंकि अगर वो तो बात की देखेंगे, अगर उन्होंने कह दिया आपने अच्छा स्कोर लाया, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग मैथमेटिक्स को इसलिए नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि आपने 12th में नहीं पढ़ा, तो क्या आपने अपने एंड से तो काम किया ना। अगर इस हिसाब से हम लोग छोड़ देंगे, अगर मैथमेटिक्स इन्होंने कहा होता कंपलसरी कि हम लोग डोमेन में सिर्फ देंगे, तो आप करते कि नहीं तैयारी? अभी एम्बिग्यूटी की वजह से आप तैयारी क्यों रोक रहे हो? मैथमेटिक्स की तैयारी करनी शुरू करो। ऐसे ही जो मास कॉम वगैरह को टारगेट कर रहा है उनके लिए भी मैं सलाह दूंगा कि ड्यू में भी मास कॉम और जर्नलिज्म में जनरल टेस्ट को वैलिड माना गया, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। जो लोग बी एल एल बी को देख रहे हैं एज ए बैकअप ऑप्शन के तौर पे, वो भी जनरल टेस्ट में अपेयर हो ही हो, क्योंकि बीएचयू वगैरह जो है इसको कंपलसरी कर दिया उन्होंने। फिर जो एक बैकअप के तौर पे बीए ऑनर्स में अलग अलग जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक बीएचयू हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, तो उनके लिए भी ये जो जनरल टेस्ट है वो बहुत हेल्पफुल होगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो जनरल टेस्ट की? वो जो भारी भरकम कोर्स स्ट्रक्चर होता था वैसा हमने बिल्कुल भी तैयार नहीं करा है। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और उतना ही पढ़ाएंगे जितनी आपको नीड है, और हमेशा आपके डिस्पोजल पड़ेंगे कोई भी दिक्कत अगर है तो दिस दीज थिंग्स विल नॉट कम एज एन ऑब्स्टेकल इन द जर्नी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो ये अब बाधाएं बन के सामने ना आए, इसी चीज़ को हम लोग बेसिकली इंश्योर करना है। दिस वीडियो वॉज एंटायरली अपॉन डोमेन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन एंड जनरल टेस्ट को लेकर बात की, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर भी हमने देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी वाइज सबका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। जैसे अलीगढ़ का अलग वीडियो बन जाएगा, जामिया की अलग एक वीडियो बनेगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अलग एक वीडियो बनेगी, जेएनयू की अलग वीडियो बनेगी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की अलग वीडियो बनेगी, टेस्ट की अलग वीडियो बनेगी। तो मैं ये चीज़ अभी करूँगा धीरे धीरे, और फिर आप अपने कमेंट्स में अपने सुझाव देते जाओ कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बीसीए भी एक टॉपिक है, उस पर भी वीडियो भी बन रही है, उस पर भी होप कि वो जो है जल्दी हम लोग पब्लिश कर देंगे। बाकी जो 12th बोर्ड्स को लेकर चिंतित है, तो मैं पहले बता दूं कि एक तो चैनल पे कंटेंट्स आएंगे टर्म 2 से रिलेटेड, और जो हमने सीयूटी में अपना कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, तो पहले हम लोग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में टर्म 2 का ही सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, मतलब पहले उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ाएंगे जो आपसे टर्म 2 में पूछे जाएंगे। सो इस तरीके से हमने जो पूरा अपना कोर्स स्ट्रक्चर उसको डिजाइन करा हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप कोर्स में इन्वॉल्व करते हैं तो भी, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अब इसमें कोई अगर डाउट है, लैंग्वेज के ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है उसमें ब्राउशर में बहुत चीज़ें दी गई हैं जिनको लेकर आपको समझना जरूरी है चीज़ों को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत ही मदद हुई हो, एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग, मेक श्योर कि आप इस कंटेंट को शेयर करें अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। एंड इफ यू फाइंड कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, पहले ही कर लेना चाहिए था, तो अभी जो टाइम है सबसे बेस्ट टाइम है सब्सक्राइब करने का। मेनी थिंग्स आर गोइंग टू कम अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू हैव नॉट वैक्सीनेटेड येट, गेट वैक्सीनेशन। थैंक यू।